हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है इस हफ्ते के आखिरी सास बहू और सेंसेक्स की। सास बहू सेंसेक्स लास्ट है क्योंकि फ्राइडे को होगा चाचा भतीजा और निफ्टी। खैर, आज मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूँ, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम तक यानी कि सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके स्क्रीन पर रख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 और फ्लिप करिएगा तो सामने आ जाएगा वो ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। जैसे कन्वीनियंट हो उस मीन्स के थ्रू रीच आउट करिए ताकि किसी दिन आपके साथ इस शो में हम लोग की बातचीत हो रही होगी। खैर, वोलेटाइल है भारतीय बाजार, एक्सपायरी का दिन भी है, पर जो अहम स्तर थे बिल्डअप के लिहाज से कह लीजिए या कल की रेंज के हिसाब से, बिल्कुल उन्हीं जोन्स के बीच, इस वोलेटिलिटी के बीच कामकाज होता हुआ। तो निफ्टी 500 तक गिरा था, उन्हीं लेवल से सुधरा, 800 तक गया, उसी लेवल से थोड़ा बहुत थमा। तो मिड पॉइंट पे आके ट्रेड कर रहा है उस दिन की रेंज के, लेकिन यहीं पे सबसे तगड़ा बिल्डअप था। यहीं पे कल के सारे ट्रेड के समीकरण बैठ रहे थे। कल 500 ऑड लेवल्स के आसपास निफ्टी के लोस थे, वही 800 पौने 800 के जोन्स पे हाईज थे। तो कल का जो दायरा था उसी दायरे के बीच अपने इंपॉर्टेंट राइटर्स के जोन के इर्द गिर्द भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ, तो फिर वही अपने ब्रेकआउट जोन्स पे इस समय रेस्ट करता हुआ, ऐसा कह लीजिए आप। और ये पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है। दो दिक्कत हैं। बैंक्स आज फिर पस्ती हैं। बीच में ऐसा लगा था बैंक निकल पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवेंचुअली ठंडा पड़ा हुआ है मामला। बैंक्स के अलावा एक इन्फोसिस जोड़ दीजिए। आईटी पस्त है, लेकिन खास तौर पे इन्फोसिस भारी पड़ रहा है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जिनके चलते वीकनेस ज़्यादा है। बस अच्छी बात यह है कि ब्रेथ अभी भी इंटैक्ट है, मतलब एडवांसेस के फेवर में। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में अपन मेंशन कर रहे थे कि कैसे इस हफ्ते बाजार कहीं भी गया हो, ब्रॉडर मार्केट्स का मोमेंटम इंटैक्ट रहा। दिखाई थी अपन ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की ब्रेथ, उसमें जोड़ दीजिए आज की ब्रेथ भी 2:1 का रेशियो। हाँ, तो जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रेथ इंटैक्ट है, मोमेंटम इंटैक्ट है, इंडेक्स थोड़ा सा रेस्ट करता हुआ ऐसा लग रहा है। पहले कविता जी से इंडेक्स पे पूछ लिया जाए, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ेंगे। कविता जी, क्या व्यू बन रहा है? आज तो खैर एक्सपायरी है, लेकिन आप लोग का इस समय बाजार की चाल, मंडे के उस पावरफुल सेशन के बाद ये जो कंसोलिडेशन में चले गए हैं, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? क्या अप्रोच रख रहे हो निफ्टी पे? So hi, good afternoon, आशीष जी. Good afternoon, everyone. Yes, तो पावर पैक डे के बाद 2 दिन से हम साइडवेज में हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। तो रेंज एज यू टोल्ड कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं 24,495 आप कह दें नीचे की तरफ, ऊपर 24,805, इन लेवल्स के बीच में ही लगता है कि निफ्टी मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैक्स पेन भी एज ऑफ नाउ 24,600 के आसपास आता हुआ दिख रहा है अभी एक्सपायरी में। तो मुझे लगता है ये साइडवेज मूव बना रहेगा। इन एनी वेज अगर ईदर वे जहां भी रेंज टूटती है, देन ओनली कोई ट्रेड हम इंडेक्स पर इनिशिएट करते हुए दिखेंगे। इवन अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मूवमेंट है, यहाँ भी साइडवेज अगर ब्रॉड रेंज आप देखेंगे तो नीचे 54,500 से ऊपर 55,500 के लेवल्स दिखते हैं। मुझे लगता है 55,000 का लेवल अगर निकलता है, देन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। इधर वे अभी बैंक निफ्टी पर भी कोई ट्रेड एज ऑफ नाउ नहीं बनता हुआ दिखता। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक इवन आज मुझे लगता है मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं इन द मेटल, ऑटो, रियल्टी एंड डिफेंस इज इन द फ्लेवर। ये है निफ्टी पर व्यू, निफ्टी बैंक पे चर्चा। अच्छा, नीचे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। हमारे दिल्ली से रिपोर्टर बता रहे हैं कि जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो रहा है।
शायद मिनिस्ट्री उस तरफ बढ़ रही है, योजना तैयार कर रखी है। गिग वर्कर्स को पेंशन देना मतलब वो ठीक है, ओला हो गया, ऊबर हो गया, लिस्टेड से इसमें जोमेटो, इटर्नल यानी कि स्विगी हो गया, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। डिटेल के लिए दीपाली कुछ देर बाद जुड़ेंगी तो आपको पूरी स्टोरी समझाएंगी। पर हाँ, स्विगी तो खैर बहुत पिटने के बाद आज तो बढ़िया ही चल रहा है, 2.25% उछाल वो हो गया। बड़ा लॉक इन खुलना था, मेरे ख्याल से जितने शेयर ट्रांजैक्ट होने तो हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब धीरे धीरे कुछ चलने की कोशिश करता हुआ, पर वो नीचे स्टॉक्स दिए हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक नहीं, ओला के लिए होगा। ओला इलेक्ट्रिक तो टू व्हीलर बनाने का काम करती है, ओला जो कैब्स वगैरह चलाती है उसके लिए दिक्कत वाली। खैर, अभी आते हैं अपन सवाल जवाब की तरफ। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स से तो कविता जी से अपन चर्चा करते रहेंगे। आज रायगढ़, लखनऊ और साथ में जो फोन लाइन्स खुली हुई थी, उस टोल फ्री नंबर जो खुला हुआ था उससे अपने पास क्वेरीज हैं हैदराबाद से और बेंगलुरु से, सब कवर करेंगे। रायगढ़ सबसे पहले अनीता मिश्रा मैम के पास चला जाए। अनीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून अनीता मैम। अनीता मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? ये सितंबर 2024। अभी हाल फिलहाल, पिछले साल ही? जी हाँ जी। और अनीता मैम, क्या कारण था स्टॉक मार्केट में? मतलब घर पे कोई करता था या पहले से सोच रखा था? कैसे आए स्टॉक नहीं, मार्केट में? मेरा भतीजा करता है। हाँ, तो उससे जैसे पूछा तो बोला, मेरे को देखने में सही लगा थोड़ा, तो करी घर बैठ के। देखने में सही क्या लगा? भतीजा की स्टॉक मार्केट में जो काम करता है वो? हाँ, वो करता है। अच्छा, तो अभी भतीजा ही आइडिया दे रहा है कौन से स्टॉक लेना है कौन से नहीं लेने? कुछ उससे लेते हैं, कुछ खुद मतलब सीएनबीसी देख के करते हैं कुछ। अच्छा, अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा कविता जी के लिए? सर, पहला सवाल है IFCI 100 शेयर हैं, 54 हाँ, के हिसाब से। और ये अनीता मैम, ये भतीजे का आइडिया था कि आपका खुद का आइडिया था? ये भतीजे का था। अब पूछना क्या है, सवाल क्या पूछा जाए? ये लॉन्ग टाइम के लिए लिया था सर, लेकिन अभी जब से लिया है गिर ही रहा है। और भतीजा क्या कह रहा अभी है? वो अभी रखने के लिए बोल रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म रखने के लिए बोल रहा है, पर ये रखने लायक जी। है कि नहीं? कविता जी, जब से लिया अनीता मैम ने गिर ही रहा है स्टॉक, 10 रुपए नीचे आ गया खरीद भाव से। ये भतीजा सही कह रहे हैं क्या? लंबी अवधि के लिए रखने वाला है, लगता है ऐसा, या मामला गड़बड़ है स्टॉक का? या सो आशीष जी, टेक्निकली अगर मैं IFCI को देखूं तो ये एक रेंज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 35 से 44 का ही रेंज है और 44 के आसपास ही मैम की बाइंग है, जो कि रेजिस्टेंस जोन है। सो अंटिल काउंटर इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है, बेसिकली 34 टू 48 आई मस्ट से, 48 के ऊपर ये निकलेगा तब इसमें कोई क्लियर मूव अपसाइड के लिए बनते हुए दिखेंगे। अभी एज लाइक मुझे कोई वॉल्यूम एक्टिविटी ऐसे नहीं दिखी है। डे बिफोर यस्टरडे जरूर कुछ मूव से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मैम को। 40 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन में बने रहे। 48 के आसपास माइट कुछ प्रॉफिट बुकिंग दोबारा इस काउंटर पे दिखेगी, तो वहां आप अपनी पोजीशन को एक बार एग्जिट लें। क्लियर जब अगर ब्रेकआउट आता है 48 के ऊपर, देन विल थिंक अबाउट कि इसमें री एंटर करना चाहिए या नहीं। सो एज ऑफ नाउ 40 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। तो फिलहाल तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ 48 तक शायद जाता हुआ नजर आए। वहां पे देखना पड़ेगा चार्ट्स के समीकरण बैठ कैसे रहे। या तो वहां पे मुनाफा तो नहीं, आपके केस में जो भी है घाटा ही बुक करना होगा, लेकिन तब बुक करना बेहतर होगा। एक बार वैसे 48 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो हो सकता है और अपसाइड खुले, लेकिन 40 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अनीता मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ से CA रूपाली मित्तल जी जुड़ती हुई। ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला CA ना रूपाली जी? हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, आपका टीवी खुला हुआ है, टीवी बंद नहीं करोगे ना? स्पीकर पे रखा है? अच्छा अच्छा, थोड़ा लैग के साथ मोबाइल स्पीकर पे होगा। ओके, रूपाली मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? CA करे हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को आई क्वालिफाइड CA अबाउट 15 years ago एंड मैं 10 साल से स्टॉक मार्केट में जुड़ी हुई हूँ एंड फॉर्चुनेटली आई एम इन अ फैमिली ऑफ CAs एंड इनटू द स्टॉक मार्केट।
स्क्रीनर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने खुद ने डेवलप किया है. सो मेरी पूरी रिसर्च एंड पूरा कंट्रीब्यूशन इज विद स्क्रीनर ओनली. जो स्क्रीनर है वो आपकी फैमिली ने डेवलप करा हुआ है? जी. अरे वाह रूपाली मैम. So I am also a research analyst. विद स्क्रीनर? Yes. अरे एंड good. मेरे फादर इन लॉ भी वैल्यू इन्वेस्टर हैं. मेरे हस्बैंड आयुष मित्तल, प्रत्युष मित्तल, एंड वी आर ऑल सीएज एंड वी आर ऑल वैल्यू इन्वेस्टर्स. तो हमें स्टॉक मार्केट पे एंड इंडियन इकोनॉमी में बहुत भरोसा है एंड वी आर ऑलवेज बुलिश अबाउट द इंडियन इकोनॉमी. भाई आपके परिवार का आपका धन्यवाद. स्क्रीनर हम सबके बड़ा काम आता है. अच्छा थैंक यू सो मच. रूपाली मैम, पहला सवाल कौन सा? सो मैंने वोडाफोन आइडिया लिया था एट द रेट ऑफ 13,500 शेयर्स लिए थे विद द आइडिया कि गवर्नमेंट अब इसे एक्वायर कर रही है. गवर्नमेंट का 49% स्टेक भी हो गया है. बट आई एम नॉट एबल टू सी द टर्न अराउंड क्योंकि कंपनी में इतना इंटरेस्ट, इतना डेप्रिसिएशन आ रहा है. तो प्रॉफिट मार्जिन तो 42% है, बहुत अच्छा है. बट कंपनी इतने लॉसेस कर रही है कि अल्टीमेटली क्वार्टरली लॉस 6,000 करोड़ के करीब आ रहा है. 2.5 लाख करोड़ के करीब की इनकी लोन्स एंड लाइबिलिटीज है. तो क्या इसमें कोई टर्न अराउंड की उम्मीद है गवर्नमेंट की एंट्री से? आप तो सीए हो और साथ में स्क्रीनर भी रन कर रहा था. आपने सब डेटा सही बता दिया. फिर बड़ा इफ्स एंड बट्स वाला मामला था, तो फिर इसमें क्यों दाव लगाया आपने? इंडिया की इकॉनमी में इतना मोबाइल पेनिट्रेशन है. ऊपर से मुझे एक उम्मीद हुई कि जहां पे गवर्नमेंट एंटर करती है तो कभी कभी चीजें बहुत अच्छी टर्न अराउंड होती है एंड दे कैन बी अ मल्टी बैगर. तो इस विश्वास से, क्योंकि अगर देखिए इनका जो मेन प्रॉब्लम एरिया है वो है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन. अगर गवर्नमेंट एंटर कर गई और उसने सारा माफ ही कर दिया तो 42% का प्रॉफिट मार्जिन मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा. जो आउटस्टैंडिंग था वो तो गवर्नमेंट ने इक्विटी कन्वर्ट कर ली, बढ़ा के 49% पे स्टेक लिया है. इसकी वोडाफोन आइडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस देश की सबसे तगड़ी आउटस्टैंडिंग इक्विटी इसी स्टॉक के साथ जुड़ गई है. इतने सारे कन्वर्जन्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है. अगर सरकार पूरा कर लेगी तो पता नहीं कितना तगड़ा डायल्यूशन हो जाएगा मैम. फिर तो इसको स्टॉक को चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. इस तरह की इक्विटी आउटस्टैंडिंग है, बड़ा मुश्किल है इसके सामने. वैसे इश्यूज बहुत हैं, पर हालांकि गवर्नमेंट 49% स्टेक ओन करके सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, लेकिन प्रमोटर्स बिरलाज और वोडाफोन ही बने हुए हैं. कविता जी, क्या करा जाए? चार्ट्स वार्ट्स में कुछ है क्या वोडाफोन आइडिया के? कुछ चल जाएगा मामला क्या? अपनी खरीद जो है 13 रुपए की है. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. स्क्रीनर के तो हम भी यूजर हैं और वोडाफोन आइडिया, आप खुद एनालिस्ट हैं, आप सीए हैं. अनसर्टेनिटी है, स्टोरी लाइनअप है. मुझे लगता है सिंस आपका इन्वेस्टमेंट इज लाइक काफी कम है तो ऐसे स्टॉक को मुझे लगता है आप लेके छोड़ दे. ये मेक और ब्रेक जैसा काउंटर रहेगा. टेक्निकली मुझे लगता है 5 रुपए से 20 रुपए का इसमें एक रेंज बाउंड मूव चल रहा है. कोई भी अच्छा मूव, वॉल्यूम बैकअप अगर 20 रुपए के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तब आते हुए दिखेगा. 13 रुपए की शायद आपकी बाइंग लेवल है. सो टेक्निकली तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है इस काउंटर पर. जब तक उसके ऊपर होल्ड है, यस पॉसिबल है कि ये दोबारा 12, 13, 20 के लेवल पर जाए. पर आपका जो एम है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. यू आर लुकिंग इट एज मल्टी बैगर. तो मल्टी बैगर मुझे लगता है 20 के लेवल के ऊपर जब ये ट्रेड होने लगे और कुछ पॉजिटिव मूव्स हमें या पॉजिटिव अनाउंसमेंट आते हुए दिखे तब कुछ होता हुआ दिखेगा. एल्स मुझे लगता है बने रह सकते हैं 5 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें. अच्छा, स्क्रीनर में रिसर्च एनालिस्ट मतलब आप वो डेटा वेटा सारा एक्यूमुलेट करते हो जो रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन्स पे, ऐसा क्या? जी, हम लोग का ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है आउट ऑफ प्योरली द लव ऑफ इन्वेस्टिंग. क्योंकि ये मेरे फादर इन लॉ ने शुरू किया था तो ये 40 इयर्स की अब हमारी लेगेसी है. तो 40 साल हो गए स्क्रीनर को आए हुए? नहीं ना जी. कितने साल हो? स्क्रीनर को बहुत टाइम हो गया क्या आए हुए?
स्क्रीनर वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2009। हाँ, 15 साल। और लखनऊ के प्रमोटर्स हैं, चलो एक और चीज़ पता चली आज मुझे, लखनऊ के प्रमोटर्स हैं screener.in। जी जी जी। अच्छा, आ रहा हूँ वापस आपके पास। फोन लाइन पे जुड़ गए क्या डायरेक्टर साहब? श्रीलता जी हैदराबाद से जुड़ती हुई। श्रीलता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्रीलता मैम, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिया हुआ है, लेने का मन है आपका? No, sir. First of all, good afternoon. I have already purchased the stock. ओके, व्हाट क्वांटिटी एट व्हाट प्राइस? 1592, sir, at the price of 51.49. और श्रीलता मैम क्यों लिया था? आइडिया था लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेड वेट के हिसाब से? क्या लॉजिक क्या था? long term only, sir, and it's been a year because last May में ली थी मैं, and one of the expert के राय से ली मैं. Don't want to take name, but हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी के कहने पे लिया था, एक्सपर्ट थे। अब 7 रुपए के आसपास लॉस हो रहा है। ये कविता जी, श्रीलता का ये पिक कैसा है? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या करना चाहिए इसमें? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक टेक्निकली एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एज ऑफ नाउ 44 के लेवल पर है, और 44 के ऊपर एक फ्लैट फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, उसका भी ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है पोजीशन में बने रहना चाहिए जब तक 38 के ऊपर ये मेंटेन है। इसमें पॉसिबल मूव्स दिखते हैं कि ये अपसाइड 55-60 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। तो जनवरी के हाई हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मैं एक व्यू बता रही हूँ आपको। 55 से 60 रुपए तक ये जा सकता है, और 38 के ऊपर जब तक है अपनी पोजीशन में बने रहे। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में आईफोन ना बनाए। भारत खुद ही सक्षम है अपना ख्याल रखने के लिए। क्या मतलब इसका? बिजनेस सेंस है इसलिए बना रहे हैं। बिजनेस सेंस था तभी इनके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना पहुंच गए थे, इनको सस्ता लेबर मिल रहा था। बिजनेस इकोनॉमिक सेंस था, धंधा वहाँ करने चले गए। चाइना ने उस पैसे से अपनी इकोनॉमी को बनाया, यूएस ने अय्याशी करी उस पैसे की, कुछ नहीं करा। अब ये इस तरह के कमेंट दे रहे। मैं तो कही रहा था सुबह, मेरी आंखों में गिरते चले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। खैर, अगला सवाल बेंगलुरु से अनामिका जी जुड़ रही हैं फोन लाइन पे। अनामिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। आई वांटेड टू बिल्ड अप पोर्टफोलियो फॉर चंबल शेयर्स, और मैंने 10 शेयर्स खरीदा था एट द रेट ऑफ 695, and I wanted to build up the portfolio. I was thinking the rates are going high, but suddenly the rates are going pretty low. So अच्छा, I want बिल्ड अप your पोर्टफोलियो opinion. एज इन फॉर द लॉन्ग टर्म, है ना? Yes, long term. Chambal I don't know fertilizer. I don't know how good a fit is fertilizer for a long term. Fertilizer, metals, थोड़े से मुझे cyclical ज़्यादा लगते हैं। इसमें पोजिशनली स्मार्टली प्ले करा, निकल के ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं लॉन्ग टर्म में किस तरह से वैल्यू क्रिएट होती हो। कविता जी, चंबल फर्टिलाइज़र लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखना सही कॉल है क्या? अगर है तो अभी क्या करूं? मेरे भाव से 60 रुपये नीचे चल रहा है, 10% मोटा मोटी ठंडा पड़ा हुआ है। तो आशीष जी, अगर चंबल फर्टिलाइजर को देखें तो पूरा बाजार जब गिर रहा था तब भी ये काउंटर अपनी पोजीशनिंग को बनाए हुए रखा था, लेकिन अब इस काउंटर में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है। 740 के लेवल से 636 ये बिल्कुल पैराबोलिक डाउन साइड मूव दिया है। सो मुझे लगता है 629 अब एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि इसकी प्रीवियस मूव का 61% रिट्रेसमेंट भी है। अगर इसे बाउंस बैक करना है तो इन्हीं लेवल से करना होगा, 629 630 के लेवल से, जहां ये दोबारा अपने प्रीवियस हाई की तरफ फिर जाता हुआ दिखे। अदरवाइज इसमें फर्दर प्रेशर आता हुआ दिखेगा और ये काउंटर देन 580 के लेवल तक जा सकता है। तो मुझे लगता है सिंस वैसे भी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर को देखते हुए मुझे लगता है स्ट्रिक्ट एसएल रखें 629 का अपनी पोजीशन पर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट। कुछ देर पहले जब शो शुरू हुआ था तब मैंने पढ़ा था, नीचे टिकर टीम फ्लैश कर रही थी कि गिग वर्कर्स को पेंशन मिलने का रास्ता साफ होने वाला है। क्या है पूरी खबर, सारी डिटेल्स एज प्रॉमिस्ड दीपाली नंदा जुड़ती हुई। दीपाली हाय, गुड आफ्टरनून, क्या है पूरा मामला भाई?
जी गुड आफ्टरनून आशीष जी। और ये काफी अहम खबर है, खास तौर पर ऐसे लोग जो ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं, और इनकी संख्या देश भर में करीब करीब 1 करोड़ की है। तो मैं आपको खबर ये बता दूं कि अब श्रम मंत्रालय पूरी तरह से ये फैसला ले चुका है कि गिग वर्कर्स को भी पेंशन दी जाए, और इस लिहाज से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पूरा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और 2 तरह के विकल्प गिग वर्कर्स को दिए जाएंगे। पहला विकल्प उनके पास ये रहेगा कि जो भी जमा राशि उनके अकाउंट में है, या तो वो एक मुश्त ब्याज के साथ पैसा ले लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया जाएगा कि वो महीने की पेंशन बांध ले जितनी भी रकम उनके अकाउंट में जमा हुई है। और ये सब कुछ संचालित करेगा ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस की तरफ से इसे संचालित किया जाएगा। सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 दिन पहले श्रम मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे, और उन्होंने इस पूरे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो इस लिहाज से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो भी बिलिंग अमाउंट होगा, जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा, उसका 1.5 से 2% उनका कंट्रीब्यूशन कंपनियों की तरफ से जमा करवाया जाएगा गिग वर्कर्स के अकाउंट में। तो ये काफी अहम खबर है गिग वर्कर्स के लिए। उन्हें स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, उन्हें ऑथराइज सेगमेंट में लाने के लिए ये कदम सरकार जल्दी उठाने जा रही है, और सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि अगले 1 महीने में इसे कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल सकता है। लीजिए अगले 1 महीने में, और 1 करोड़ प्लस एक्चुअली गिग वर्कर्स हैं जिनको ये बढ़िया खबर दीपाली की तरफ से आती हुई अगले 1 महीने में शायद रास्ता साफ हो जाए, गिग वर्कर्स को पेंशन मिलना शुरू हो जाए। मतलब पार्ट ऑफ द इनकम जो होगी वो गिग वर्कर्स के लिए पेंशन के तौर पे कंपनीज ट्रांसफ़र करेंगी। बढ़िया दीपाली, थैंक यू सो मच उन अपडेट्स के लिए। क्विकली सवाल ले लूँ, अनीता जी अगला सवाल, ये मजगांव डॉक कितने पे लिया हुआ है? ये अनीता जी 2088 पे सर। 2088, और लंबी अवधि का सोच के रखा है? जी कविता हाँ, जी, यही सोच के रखा है। कविता जी देखें जरा मजगांव डॉक 2100 की खरीद। तो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पूरा सेक्टर जो है लाइमलाइट में है और अच्छे मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं फर्दर मजगांव डॉक में। अपसाइड मुझे लगता है 4200 4500 के लेवल की तरफ ये जाता हुआ दिख सकता है, पर अपनी पोजीशनिंग पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 3000 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जब तक उसके ऊपर है तब तक ये करंट मूव जो है वो फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। मैं ख़त्म हो रहा है, लेकिन रूपाली जी के पास तो फिर भी जाऊंगा। स्क्रीनर से इतनी मदद करी उन्होंने, इसलिए एक सवाल तो उनका बनता है। रूपाली जी सवाल पूछें अगला। जी सेकंड स्टॉक जो मैंने इसी टेलीकॉम सेक्टर में लिया था वो था TTML। सो इसमें भी आई वुड से कि हाँ एक काइंड ऑफ बेट ही थी, बट कंपनी का वॉल्यूम इतना कम है तो क्या इसमें कुछ हो सकता है। मैंने 10 रुपए पे ये शेयर्स लिए थे जस्ट क्योंकि वो, और ये शेयर्स भी इससे लिए थे कि किसी फ्रेंड ने या किसी ने रिकमेंड किया, सो ये किसी और के रिकमेंडेशन पे लिया था, नॉट थ्रू माई ओन रिसर्च। बट यस, इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 50% है कंपनी का, लेकिन अगेन कंपनी क्या न्यू टेक्नोलॉजी पे कोप अप कर पाएगी सिंस इट्स अ टाटा नेम, एंड क्या कंपनी में कुछ हो सकता है। होप बहुत राइट कर रहे हैं आपके। आप अपने सीए वाला एप्लीकेशन और स्कैनर लेके बैठोगे तो आपको वैसे ही बहुत बढ़िया स्टॉक्स मिल जाएंगे आपका। खैर अभी TTML कविता जी आधा नुकसान हो गया, आधा कैपिटल इरोड हो रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि सब में क्वांटिटी वांटिटी हल्की फुल्की है, चाहे वो पिछला वाला स्टॉक था कौन सा, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, और या फिर TTML हो। क्या करना है कविता जी? तो ये एज यू राइटली सेड दोनों ही होप ट्रेड है, कुछ हो सकता है, ये आगे पता चलेगा। और मैम तो स्क्रीनर देख रहे हैं तो मुझे लगता है अदर फैक्टर्स जो हैं, यस मार्जिन्स अच्छे हैं लेकिन अदर फैक्टर्स आर नॉट सूदिंग, जहाँ मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। लिक्विडिटी काउंटर में होती नहीं है ज्यादा, तो ऐसे अब मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। टेक्निकली तो लोअर लो फॉर्मेशन में है सब, अपने सारे एवरेजेस के नीचे। मुझे लगता है स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन करें, 50 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें। कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव अगर आता भी है तो वो 60 के लेवल के ऊपर आएगा तो 70-75 पर फिर
जाकर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकती है। तो 50 के हासिल के साथ आप अपनी पोजीशन में बने रहें, या फिर बेहतर कि आप अपने फंड को कहीं और डिप्लॉय करें। अनीता जी, रूपाली जी, श्रीलता मैम, अनामिका मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेज करने के लिए। समय एक्सीड कर गया है। कविता जी, एसबीएस स्टॉक पिक आज नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए मैम। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।